कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां लाखों लोग खाने के लिए लंबी लाइनों में खड़े होते थे, जहां बारिश का थोड़ा सा कम होना भी लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल देता था, और जहां एक खराब मानसून पूरे देश को भूखमरी के कगार पर ला सकता था। ये कहानी है 1960 के दशक के भारत की। आज वही भारत दुनिया के सबसे बड़े खाद्य उत्पादक देशों में से एक है। एक ऐसा देश जो 140 करोड़ से अधिक लोगों का पेट भरता है। लेकिन सवाल यह है, आखिर भारत ने इतनी बड़ी छलांग कैसे लगाई? क्या ये सिर्फ किस्मत थी, या फिर विज्ञान और साहस का ऐसा प्रयोग जिसने इतिहास बदल दिया? ये है भारत की हरित क्रांति की अनकही कहानी। भारत को आज़ादी मिलने के बाद सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी खाद्य सुरक्षा। उस समय भारत की कृषि पूरी तरह से परंपरागत तरीकों पर निर्भर थी। किसान पुराने बीजों का इस्तेमाल करते थे, लकड़ी के हल से खेती करते थे और पूरी तरह मानसून की बारिश पर निर्भर रहते थे। अगर बारिश समय पर ना हो तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती थी। 1960 के दशक में स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि भारत को अपने लोगों को खिलाने के लिए दूसरे देशों से अनाज आयात करना पड़ता था। उस समय अमेरिका से आने वाला गेहूं भारत की खाद्य व्यवस्था का बड़ा सहारा बन गया था। कई विशेषज्ञों ने उस समय भारत को एक ऐसा देश कहा था जो जहाज से सीधे थाली तक जी रहा था। मतलब, अगर जहाज से अनाज नहीं आया तो लोगों को खाना नहीं मिलेगा। फिर 1965 और 1966 में लगातार 2 साल भयंकर सूखा पड़ा। अब भारत के सामने एक ही सवाल था, क्या देश खुद को भूख से बचा पाएगा? इसी दौरान एक वैज्ञानिक की खोज दुनिया बदलने वाली थी। उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। उन्होंने मैक्सिको में गेहूं की ऐसी नई किस्में विकसित की थी जो सामान्य फसलों से कई गुना अधिक उत्पादन दे सकती थी। लेकिन इन बीजों को सफल बनाने के लिए जरूरी था उर्वरक, सिंचाई और आधुनिक खेती के तरीके। भारत में एक और वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस संभावना को तुरंत पहचान लिया। उनका नाम था MS स्वामीनाथन। उन्हें अक्सर भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। इन वैज्ञानिकों और भारतीय सरकार ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया। नई उच्च उत्पादन वाली बीज किस्में, रासायनिक उर्वरक, बेहतर सिंचाई व्यवस्था और आधुनिक कृषि तकनीकों को किसानों तक पहुंचाया जाएगा। ये एक बड़ा जोखिम था। अगर ये प्रयोग असफल हो जाता तो लाखों लोग भूख से मर सकते थे, लेकिन अगर ये सफल होता तो भारत की किस्मत बदल सकती थी। यह प्रयोग शुरू हुआ भारत के कुछ खास राज्यों से, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ किसानों को दिए गए चमत्कारी बीज। इन बीजों से उगने वाली गेहूं की फसल छोटी लेकिन मजबूत होती थी और ये पहले से कहीं ज़्यादा अनाज पैदा कर सकती थी। जब इन फसलों को उर्वरक और सिंचाई मिली तो परिणाम चौंकाने वाले थे। कुछ ही सालों में गेहूं का उत्पादन तेज़ी से बढ़ने लगा। जहां पहले एक खेत से मुश्किल से 1 टन गेहूं निकलता था, वहीं अब वही खेत 2 से 3 गुना ज़्यादा उत्पादन देने लगे। 1970 के दशक की शुरुआत तक भारत ने एक ऐतिहासिक बदलाव देख लिया था। जो देश कभी अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, वह अब अपने लोगों का पेट भरने में सक्षम हो गया था। गोदामों में अनाज भरने लगा और धीरे धीरे देश में भूखमरी का दर कम होने लगा। यही था भारत की हरित क्रांति का चमत्कार।
लेकिन इस क्रांति का प्रभाव सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। भारत की सफलता ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कई देशों ने इसी मॉडल को अपनाना शुरू किया। कृषि उत्पादन बढ़ाने के इस प्रयास ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को भूख से बचाया। इसी योगदान के लिए नॉर्मन बोरलॉग को 1970 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। कई इतिहासकार मानते हैं कि हरित क्रांति ने दुनिया में संभावित बड़े अकाल को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। समय के साथ ये भी सामने आने लगा कि हरित क्रांति के कुछ दुष्प्रभाव भी हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मिट्टी की सेहत को प्रभावित करने लगा। कई क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण भूजल स्तर तेजी से गिरने लगा और जब किसान सिर्फ गेहूं और चावल जैसी कुछ ही फसलों पर निर्भर हो गए तो खेती की विविधता भी कम हो गई। आज वैज्ञानिक और नीति निर्माता इस बात पर काम कर रहे हैं कि भविष्य की खेती कैसी होनी चाहिए। एक ऐसी खेती जो अधिक उत्पादन भी दे और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचाए। इसे कई लोग दूसरी हरित क्रांति की शुरुआत मानते हैं। भारत की हरित क्रांति सिर्फ कृषि की कहानी नहीं है, यह विज्ञान, साहस और दूरदर्शिता की कहानी है। यह उस समय की कहानी है जब एक देश ने भूख के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। लेकिन आज दुनिया के सामने एक नया सवाल है, क्या हम ऐसी नई कृषि क्रांति ला सकते हैं जो पूरी दुनिया को भोजन दे सके और साथ ही पृथ्वी की रक्षा भी कर सके? इस सवाल का जवाब ही शायद मानवता का भविष्य तय करेगा।